नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 7 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। आज हम पाठ के जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वे हैं साझी संपदा और भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियां, पर्यावरण सुरक्षा में भारत का योगदान, संसाधनों की भू राजनीति तथा 8वां बिंदु मूलवासी पर हम बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं चौथा बिंदु सांझी संपदा। सांझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चरागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जैसे 1959 में अंटार्कटिका संधि, 1987 में मॉन्ट्रियल न्यायाचार और 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार आदि। 5वां बिंदु है सांझी संपदा तथा जिम्मेदारियां। वैश्विक सांझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला यह कि सांझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा यह कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, अतः सांझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेवारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए। छठा बिंदु है पर्यावरण सुरक्षा में भारत का योगदान। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। 2002 के क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए एवं उसका अनुमोदन भी किया। भारत द्वारा 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर देने के लिए कहा। भारत द्वारा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने पर बल दिया गया। भारत द्वारा 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत द्वारा 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना भी की गई है। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के लिए
विकास का अलग मंत्रालय बनाया गया है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत कम किया जाता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति 16 टन, जापान में 8 टन, चीन में 6 टन तथा भारत में यह केवल 1.38 टन है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं तथा 2030 तक भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। कोप 23 में भारत ने वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। भारत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों की सरकारों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में भी कार्य करेगा। अब बात करते हैं आंदोलन के ऊपर। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं। जैसे दक्षिण देश मेक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन आदि। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन हुए। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में कई आंदोलन हुए, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सातवां बिंदु है संसाधनों की भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है, क्योंकि जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। जैसे पश्चिम के देशों ने इमारती लकड़ी से जलपोतों का निर्माण करने के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया, ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और उनका विदेशी व्यापार भी बढ़ सके। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की तथा जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान में पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयां भी हुई। आठवां बिंदु है मूलवासी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का एक संगठन बना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजियस पीपल। मूलवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। दूसरे, आजादी के बाद चली आ रही परियोजनाओं के कारण इन्हें विस्थापन एवं विकास की समस्या पर ध्यान दिया जाए। अंत में आज हम पाठ के जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं साझी संपदा तथा जिम्मेदारियां,
पर्यावरण सुरक्षा में भारत का योगदान, संसाधनों की भू राजनीति तथा मूलवासी। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। आई होप you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.